तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज की क्लास अपन लोग कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। और हम लोग आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के 26 तक क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे यहाँ पे लगा चुके थे। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिए थे। तो आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, 27 से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप मेरे साथ जरूर जुड़ें। जिन्होंने मेरी बुक्स परचेज नहीं करी है वो चाहें तो बुक ले सकते हैं बेटा। और इंजीनियर्स पॉइंट की ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आप एग्ज़ाम कोई भी दो, जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर, कोई भी एग्ज़ाम दो आप, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स होगा। तो देखिए पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझना है, एनालिसिस करना, और मैं सारी चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और दूंगा। जो भी बच्चे न्यू मुझसे जुड़े हैं कि अनअकैडमी ऐप पर, है ना, और आपका अभी हाल ही में 47% तक का यहाँ पे ऑफर चल रहा है, जो कि आप बिल्कुल लें, तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और आपका ये ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑन योर एसएससी स्टेट एई एग्जाम्स के लिए। देखिए 6 मंथ प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन चल रहा है, 12 मंथ प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन है, 24 मंथ और 6 मंथ का एक्सटेंशन है। जो कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 8,000, 9,000 और 11,000 के आसपास, जो बहुत ही कम अमाउंट में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल से हैं। बट ये आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल करेंगे। तो झासर10 कोड आप जरूर इस्तेमाल करें। देश भर के जितने भी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे इस कोर्स को परचेस कर भी रहे हैं और बढ़िया सी तैयारी अपने घर बैठ के आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन है और आपको ये मिल सकता है, आसानी से आप तैयारी करें। ऑफलाइन जैसा पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही रहिएगा आप, ये ऑनलाइन आपको एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसको ये सारी चीज़ें देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आगे मैं अगर बात करूँ तो 33% तक का डिस्काउंट भी यहाँ पे 6 मंथ प्लस 1 मंथ के एक ड्यूरेशन का जो कोर्स है उसके लिए भी आपको मिल रहा है, जो 6,600 का है, और आपको 5,490 का ये पड़ जाएगा। वैसे इसकी टोटल वैल्यू 8,800 थी। तो ये भी आपको मेरे द्वारा झासर10 कोड का इस्तेमाल करने से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जरूर इस चीज़ को याद रखें बेटा, जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जो भी बच्चे न्यू मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आरआरबी जेई की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ध्यान रखेंगे, इसको आप जरूर लें, क्योंकि आरआरबी जेई की अभी 2022 दिसंबर तक वैकेंसी आने वाली है। यस, लग जाइए अब तैयारी में, बिल्कुल इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे तैयारी। और आगे मैं बात करूँ अगर आपसे, तो यहाँ पर एसएससी जेई के अभी लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहे हैं मैकेनिकल ब्रांचेस के लिए, जो कि 18 अगस्त से स्टार्ट होंगे 11:30 बजे। इसका एक ओवरऑल टेस्ट भी होने वाला है। तो लर्न फ्रॉम द इंडिया टॉप एजुकेटर, कंप्लीट एसएससी जेई सिलेबस, पीरियडिक एसएससी टेस्ट। ओके, स्ट्रेंथ अच्छी है टेस्ट की यहाँ पे, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी द्वारा। एस के मंडल हैं, सौरभ पट सर हैं, शैलेश वैद्य सर हैं, योगेश कुशवाहा, आलोक झा, एंड डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आर देयर। दे आर द टॉप एजुकेटर एट इंडिया लेवल। ओके, सो यू कैन स्टडी इन प्रॉपर मैनर। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, और मैं आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को समझ चुके थे, और आज हम लोग आगे का चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट समझेंगे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 26 तक हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके थे, लगा चुके थे। तो चलिए 27 आप देखेंगे, 27 को हम अच्छे से समझेंगे, और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं जिसमें चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पे समझ पा रहे हो। चलिए, तो इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से देखें। अगर प्राइमरी standard are absolute standard of high accuracy whereas the secondary standards are basic reference at a standard। मतलब क्या हुआ, देखिए इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं आपके सेकेंडरी। एक प्राइमरी होते हैं, मैं यहाँ पे रफली लिखूंगा, और एक होते हैं सेकेंडरी। जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, प्राइमरी जिसे हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड कहते हैं, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? ये होता है एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और रिले करंट बैलेंस। एक होता है रिले करंट बैलेंस। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। करंट बैलेंस ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड में आते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में। इसी प्रकार से अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ, सेकेंडरी स्टैंडर्ड में कौन कौन आएंगे? तो बेटा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं आपके इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं।
और इंडिकेटिंग में हमारे पास वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट आवर मीटर, ओम मीटर, ये सब आता है। इंटीग्रेटर में एनर्जी मीटर, रिकॉर्डिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि प्राइमरी जो होते हैं वो हाई एक्यूरेसी देंगे, यानी कि प्राइमरी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रिले करंट बैलेंस, और सेकेंडरी जितने भी होंगे जैसे इंटीग्रेटिंग है, इंडिकेटिंग है, रिकॉर्डिंग है, ये आपको सभी को बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। तो हाई एक्यूरेसी अगर पूछ ले कौन देगा, तो प्राइमरी ही देंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अगर चार ऑप्शन दे दिए, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और एनर्जी मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, तो आप लगाएंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए 28 क्वेश्चन को पॉइंट को देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो होंगी वो किसके टर्म्स में होंगी बेटा, ये होंगी मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में। किसमें होंगी, मास, लेंथ, टाइम्स, है ना। इसी में हम लोग मेजरमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट होता है एक अपने पास जोसेफ इफेक्ट। कौन सा है, जोसेफ इफेक्ट। जोसेफ इफेक्ट क्या होता है, जोसेफ इफेक्ट में, जोसेफ इफेक्ट में एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने, इज अ करंट फ्लो बिटवीन टू पीस ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल सेपरेट बाय द इंसुलेटर। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है अपने पास, देखिए बीच बीच में जो एरिया होता है ना, ये इसमें ये बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बीच में यहाँ पे होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे होता है, ठीक है ना। जैसे फर्नेस बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बीच में होगा, ये आपका एक इंसुलेटर होता है, और दो पीस अगल बगल में जो होंगे वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के होंगे। किसके होंगे, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के। इनके बीच में जो करंट फ्लो होना, इसको बोलते हैं जोसेफ इफेक्ट। क्या बोलते हैं, जोसेफ इफेक्ट या जोफेसन इफेक्ट, एक ही बात होती है, जोसेफ इफेक्ट या जोफेसन इफेक्ट। इसी के साथ साथ अगर दो मेटल हो गए, इसके बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो क्या होता, तो बेटा कैपेसिटेंस जनरेट होता है, कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस जनरेट होता है यहाँ पे। और इसको बोलते हैं मतलब पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक। तो इसको पीजो इलेक्ट्रिक बोला जाता है, फिर पीजो इलेक्ट्रिक। तो अगर दो मेटल प्लेट है लेकिन सेमीकंडक्टर प्लेट है, तो जोसेफसन इफेक्ट या फिर जोसेफ इफेक्ट हम इसको क्या देते हैं। 30 IEEE स्टैंडर्ड आर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। IEEE का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड, है ना। IEEE स्टैंडर्ड्स क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में है, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग समझेंगे यहाँ पे 31st पॉइंट। 31st पॉइंट क्या है, 31st में कह रहा था इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सर्किट कंपोनेंट डेवलप अनडिजायरेबल क्वांटिटी नोन एज द रेसिड्यू। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, या हम बात करें सर्किट कंपोनेंट में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, सर्किट कंपोनेंट में इम्प्योरिटीज का मतलब जो अशुद्धियां एक्स्ट्रा आ जाती हैं, है ना, इम्प्योरिटी, इसको क्या बोला जाता है, इसको रेसिड्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेसिड्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर द प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एट द स्टैंडर्ड रेसिस्टर आर। तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा हमें छोटे छोटे मटेरियल्स के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, है ना, प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड रजिस्टर, तो किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, हमें छोटी छोटी डिवाइसेस बनाना है, तो वहाँ पर हम लोग किस किस मटेरियल का उपयोग करते हैं ना। तो हम लोग प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, मैग्नेट मटेरियल का, कॉन्स्टेंटन का, नाइक्रोम का, गोल्ड क्रोमियम एलॉय का उपयोग करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए पॉइंट। साथ ही साथ 33 पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, माइका कैपेसिटर। तो माइका कैपेसिटर आर यूज्ड एज अ प्रेसिजन कैपेसिटर बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल टॉलरेंस। स्मॉल टॉलरेंस क्या होता है, मतलब स्मॉल रेंज। अगर कोई कैपेसिटर बहुत ही कम रेंज का है, बहुत ही कम रेंज मीन्स जैसे मान लीजिए 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड समथिंग, वैल्यू मिनिमम वैल्यू, बहुत ही मिनिमम वैल्यू का है, तो यहाँ पे माइका कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा, माइका कैपेसिटर का उपयोग बेटा यहाँ पे किया जाएगा। तो आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए, जितने ही पॉइंट हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल अच्छे से कंटेस्ट कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको 32 यहाँ पे पॉइंट बताया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में यहाँ पे पूछा गया है, पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंट है ये, तो मैं इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर भी सकता हूँ। और ये प्लेटिनम, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, ये मैंने जो अभी बताया आपको, ये आपको बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तो प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में कौन कौन से रेजिस्टर यूज हो रहे थे? प्लेटिनम, मैग्नीम, कांस्टेंटन, नाइक्रोम वायर, गोल्ड, क्रोमियम एलॉय। ठीक है। माइका कैपेसिटर का उपयोग करते हैं स्मॉल टॉलरेंस यानी कि छोटे छोटे कैपेसिटर बनाने के लिए जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर 3 टॉर्क। इंडिकेटिंग में कितने टॉर्क होंगे? 3 टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग टॉर्क। ये आपको पता ही होना चाहिए। 35वां पॉइंट, कंट्रोलिंग टॉर्क आइदर स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। तो इसमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है या फिर ग्रेविटी कंट्रोल होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें बेटा हम लोग, तो यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल। तो स्प्रिंग कंट्रोल का उपयोग हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए करते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल का उपयोग हम लोग वर्टिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यहाँ पे करते हैं। तो दो प्रकार के होंगे, है ना, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल हॉरिजॉन्टल टाइप इंस्ट्रूमेंट। हॉरिजॉन्टल कैसे होते हैं? जैसे आपने बसेस वगैरह देखे होंगे, बस के आगे जो स्टीयरिंग होती है उसके पास बहुत सारे मीटर्स होते हैं, 8-10 मीटर लगे होते हैं, वो सब हॉरिजॉन्टल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ग्रेविटी कंट्रोल यानी कि वर्टिकल। आपने देखा होगा कोई वर्किंग इंडस्ट्री प्लांट्स वगैरह में या बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उसमें जहाँ पे गैस फिल्ड होती है या ऑयल फिल्ड होता है, तो वहाँ पे एक ऐसा प्रेशर गेज का मीटर लगा हुआ होता है। प्रेशर गेज का एक ऐसा मीटर लगा हुआ होता है जो प्रेशर को मेंटेन करके बताता है। तो ये भी वर्टिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है ना। चल, नेक्स्ट है कंट्रोल स्प्रिंग का पॉइंट। कंट्रोल स्प्रिंग क्या है? कंट्रोल स्प्रिंग शुड बी नॉन मैग्नेटिक। कैसी होना चाहिए? जो स्प्रिंग होती है नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए और लो रेजिस्टिव होना चाहिए, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी भी कम होना चाहिए, लो मैग्नेटेड हो और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा हो? लो हो। 38 पर देखो, कंट्रोल स्प्रिंग इज मेड ऑफ। तो कंट्रोल स्प्रिंग किसकी होगी? अभी आपने बताया, अभी अप्लाई है आपने, दो प्रकार के हैं कंट्रोल स्प्रिंग सर। ग्रेविटी कंट्रोल होता है, स्प्रिंग कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल स्प्रिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता है, हार्ड रोड सिल्वर का उपयोग किया जाता, कॉपर का यूज किया जाता, प्लेटिनम का यूज किया जाता, सिल्वर का यूज किया जाता और प्लेटिनम इरेडियम का यूज किया जाता और साथ ही साथ जर्मन सिल्वर का भी यूज किया जाता। तो एक आपको इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा, बाकी नहीं होंगे, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। या फिर 3 यही ऑप्शन दे देगा, दूसरा और कोई दे देगा, चौथा उसमें दे देगा कौन सा कंट्रोल स्प्रिंग का क्यों से नहीं बनता, तो हम उसको टिक लगा देंगे। क्लियर है सभी को? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की आगे बात करेंगे, डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क आर एयर फ्रिक्शन, एडी करंट एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है। तो डैम्पिंग टॉर्क जो होता है कितने प्रकार का है पता है आपको? डैम्पिंग टॉर्क में एयर फ्रिक्शन होता है, एडी करंट होता है और फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो एयर फ्रिक्शन, एडी करंट एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो बेटा ये अपन को बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए, बुक के जो आपकी बुक है इसके पॉइंट्स हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके समझ लो। जितने भी पढ़ने वाले अच्छे बच्चे वो बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, समझेंगे। देखिए 40 पॉइंट समझिए। When the pointer deflect without oscillation, the damping is said to be critical। जैसे क्या मतलब हुआ? ये पॉइंटर मूव कर रहा होगा, मान लो ये कोई स्केल है, इस तरीके से मैं पूरी पीपीटी आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। बेटा ये जो पॉइंटर है ना, व्हेन द पॉइंटर डिफ्लेक्ट विदाउट ऑसिलेशन। विदाउट ऑसिलेशन का मतलब सीधा यहाँ से चले और सीधा लास्ट तक पहुँचे, यहाँ से चले और लास्ट तक पहुँच जाए। तो व्हेन द पॉइंटर डिफ्लेक्ट फ्रॉम, है ना, विदाउट ऑसिलेशन, जब पॉइंटर बिना किसी ऑसिलेशन के ऐसे मूव करता है ना, द डैम्पिंग इज सेट टू बी क्रिटिकल। तो डैम्पिंग कैसा होता है? क्रिटिकल होता है। एंड इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी डेड बीट। इसको क्या बोलते हैं? इसको डेड बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेड बीट। तो जब कोई ऑसिलेशन ना हो और पॉइंटर आराम से 0 से 100% तक जाए। आपने देखा होगा ना बाइक में कोई पॉइंटर होता है, जैसे हम चाबी ऑन करते हैं फाइनल तक जाता है और फिर लौट आता है। कभी कभी फाइनली जाके वो ऐसे वाइब्रेट होता है और फिर वापस आता है। इसका मतलब उसमें उसमें क्या है? उसमें ऑसिलेशंस आ रहे हैं। और अगर ऐसा वाइब्रेट नहीं हो रहा, इनिशियल 0 लेवल से 100 तक गया और वापस आ गया तुरंत, तो इसको बोलते हैं डेड बीट। डेड बीट का मतलब ये हो गया किसी प्रकार का ऑसिलेशन नहीं है। चलो 41 पॉइंट देखो, एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क इज यूज्ड फॉर द मूविंग आयरन डायनोमीटर। तो मूविंग आयरन डायनोमीटर में क्या होता है? एयर फ्रिक्शन होता है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगी या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा ये वीक होता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वीक होता है। तो मूविंग आयरन और डायनोमीटर में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क होता है और इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वीक होगा। 42 अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क, इसमें क्या होगा? ये पीएमएमसी में होता है।
पीएमएमसी में क्या होता है, एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी इसकी, लार्ज होगी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लिस्ट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, तो मैग्नेटिक मटेरियल की लिस्ट बताइए अट्रैक्ट टू द मैग्नेटिक, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है कौन से। तो देखो मैं बता दूं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैलोडियम, डिस्पोर्सियम, एलॉय सच है स्टील। तो ये मटेरियल की लिस्ट है जिसमें यह मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं मटेरियल जो अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, गैडोलियम हो गया, डेस्पोजियम हो गया, और एलॉय सच स्टील हो गया। ठीक है, ये आपके अलग अलग मटेरियल यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर इज द हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग करंट, वोल्टेज एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। कैसा है ये भैया, एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट, वोल्टेज और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, एक्चुअली ये वर्ड गलत है, मेजर नहीं करता, ये डिटेक्ट करता है। क्या करता है, डिटेक्ट। इसको आप सही करेंगे तो गैल्वेनोमीटर एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, और जो भी चीज़ सेंसिटिव होती है वो मेजर नहीं करती कभी भी, वो हमेशा डिटेक्ट करती है। क्या करती है, डिटेक्ट करेगी बेटा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आगे पॉइंट पे बढ़ेंगे हम लोग, और इस पॉइंट को आप जरूर देखेंगे। देखिए 45 पॉइंट, CDRX इज द क्रिटिकल डैम्पिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द क्रिटिकल डैम्पिंग। जिसका उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग, क्रिटिकल डैम्पिंग में करते हैं। तो क्रिटिकल डैम्पिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। 46, बैलिस्टिक सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द फर्स्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो बैलिस्टिक सेंसिटिविटी क्या है, बैलिस्टिक सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द फर्स्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन, इसे किस में मापा जाता है, मिलीमीटर में नापा जाता है, mm में, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जो क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो फर्स्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है उसका मतलब होता है ये मिलीमीटर में नापा जाएगा, उसका मतलब होता है 1 मीटर। ठीक है। बैलिस्टिक सेंसिटिविटी, ये बैलिस्टिक क्या है, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बैलिस्टिक टाइप गैल्वेनोमीटर होते हैं। तो बैलिस्टिक सेंसिटिविटी वहाँ पे आपको बेटा प्राप्त होती है। 47 पॉइंट बहुत ही शानदार सा पॉइंट है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। तो वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर की बात की गई। वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर आर द लार्ज सेंसिटिविटी, स्मॉल डैम्पिंग एंड लार्ज रीस्टोरिंग कांस्टेंट आर लार्ज सेंसिटिविटी, स्मॉल डैम्पिंग एंड लार्ज रीस्टोरिंग कांस्टेंट। मतलब इसमें रीस्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए आप सभी को बहुत अच्छे से, जो भी हम यहाँ पे बात आपके लिए यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सभी को पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, सभी को पॉइंट आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो लास्ट पॉइंट 48 पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, इसे आप ध्यान से समझेंगे। इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में देखेंगे क्या है। इसमें बोल रहा है in PMMC instrument controlling torque, PMC instrument controlling torque is provided by two phosphor bronze controlling spring, either a helical और spiral। helical कैसा होता है भाई, ये helical होता है। तो सर स्पाइरल कैसा होता है, देखो एक तो हेलिकल हो गया, स्पाइरल में इसमें भी ये वाइब्रेट होकर चलेगा। ये अलग अलग प्रकार की स्प्रिंग्स होती हैं, बहुत प्रकार की स्प्रिंग्स होगी जिनकी यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क दिया जाता है वो किस स्प्रिंग के द्वारा होता है, 2 स्प्रिंग्स होती हैं जिसमें, ये कौन कौन सी स्प्रिंग है भाई, ये है सर स्प्रिंग, कौन कौन सी हो गई बेटा, ये हो गई फॉस्फर और ब्रॉन्ज की बनी हुई। कौन सी, फॉस्फर और ब्रॉन्ज। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल होगा जिसका यूज़ किया जाता है कंट्रोल स्प्रिंग को बनाने के लिए। आई होप आपको आशा है, मुझे आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को अच्छे से बेटा समझते रहिए, और इसी तरीके से डेली मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। जितने भी लेक्चर्स लेके आता हूँ पॉइंट वाइज, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, एनालिसिस करिए। ठीक है ना।
और भी जितने भी वीडियोस हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। जिनके पास मेरी बुक नहीं है वो परचेस कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्ट टू मी। आप मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करें और बढ़िया घर बैठ के तैयारी करें। मेरा नंबर आप देख सकते हो, है ना, ये मेरा नंबर काउंटेड है 9532726681। ओके, आराम से कॉन्टैक्ट करके आप घर बैठे बढ़िया से तैयारी कर सकते हो, है ना। और जो भी डाउट हो आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी कनेक्ट कर सकते हो, वही नंबर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप पर भी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।